आज से देश के राजनीति पर असर डालने वाली शख्सियतों के ऊपर एक खास शो लेकर हम आए हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। यह शो है न्यूज मेकर, जिसे आप हर शनिवार शाम 5 बजे देख पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त कर्नाटक में विधानसभा चुनाव चल रहा है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार मुकाबला है। ऐसा कहा जा रहा था कि चुनाव के शुरुआती दौर में कांग्रेस का पलड़ा भारी था, लेकिन समय के साथ बीजेपी ने बाजी बदल दी। अब हवा का रुख बीजेपी की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है और इस कायापलट के बाद लगातार चर्चाएं हैं और चर्चाएं इस बात को लेकर भी है कि इस कायापलट के बारे में अक्सर नाम नरेंद्र मोदी का आता है। लेकिन जैसा आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको, न्यूज मेकर की आदत होती है, वो हमेशा पर्दे के पीछे से राजनीति की दशा दिशा बदलते रहते हैं। वो मुद्दों और नतीजों का मिजाज बदलते रहते हैं और बीजेपी में कौन सा नाम है ये समझना मुश्किल नहीं है। बीजेपी के दक्षिण किले पर दोबारा कब्जा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह लगातार कैंपेन कर रहे हैं। अमित शाह की चुनावी सभाओं और रोड शो में भी खूब भीड़ उमड़ रही है। दक्षिण की सियासत में अमित शाह के चुनावी करिश्मे से कर्नाटक में बीजेपी कार्यकर्ता बहुत जोश में है और इसकी वजह क्या है जानेंगे हमारे आज के स्पेशल शो न्यूज मेकर में। पहले देखिए ये रिपोर्ट। भाई जो है ये पूरे कर्नाटक के लिए खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी। कांग्रेस पार्टी सरकार ही नहीं आनी है, सरकार आनी है। एक और डबल इंजन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो दूसरी और रिवर्स गियर सरकार एक कांग्रेस की सरकार बनी ना, तो कर्नाटक का विकास रिवर्स गियर में पड़ने वाला है। मेरी बात याद रखिए। डबल इंजन सरकार बनाते हो। 2024 में मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। ये कर्नाटक के चुनावी मिजाज पर राजनीति के चाणक्य की विजय चाल है। शैली चिर परिचित है, तेवर जाना पहचाना है, अंदाज पुराना है, लेकिन मुद्दों की नई धार और मार के साथ अमित शाह की रैलियों, सभाओं और रोड शो में उत्साह से लबरेज विशाल भीड़ उमड़ रही है और उन्हें अंदाजा है कि कर्नाटक की बाजी में विजय तिलक लगाने का वक्त है। कांग्रेस के बड़ा नेता कहता है कि बजरंग बली की जन्मतिथि कौन सी है, बर्थडे कौन सी है, आपके पास सर्टिफिकेट है? अरे कांग्रेस वालों, पूरे देश को बर्थडे मालूम है। हनुमान जयंती की पूर्णिमा को बजरंग बली का जन्म होगा। कर्नाटक के राजनीतिक जमीन पर अमित शाह के लिए भारी आकर्षण का विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले कर्नाटक चुनाव की इन तस्वीरों को देखिए, जहां अमित शाह का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। कर्नाटक में जहां भी अमित शाह सभाएं और रोड शो कर रहे हैं, वहां बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ रही है। इतनी भीड़ सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में ही देखी जाती है। सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है, हजारों लोगों का हुजूम है। विशाल कारवां अमित शाह के साथ चल रहा है, यहाँ तक कि लोग छतों पर भी खड़े हैं। चारों तरफ केसरिया झंडे दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह के स्वागत में लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं। फिर इस अपार जनसमूह के सामने अमित शाह कर्नाटक में बीजेपी की विजय का बिगुल फूंकते हैं और अपने विरोधियों पर हमले का भी मौका नहीं छोड़ते। भारतीय जनता पार्टी ने
चित्तूर के किसानों के लिए सुपारी पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाकर सुपारी के एरिकोला, ठीक है, इसके किसानों को ज्यादा दाम मिले, इसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की। आने वाले चुनाव में अगर आप नागेश जी को वोट देकर यहां से विधायक बनाते हो तो 2024 में मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। कर्नाटक में पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों में सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। इस भीड़ के पीछे कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है मुद्दों पर अमित शाह की सियासी पकड़ और हर इलाके के लोगों की नब्ज समझने की अकूत क्षमता। अमित शाह अपनी हर रैली में मुद्दों को लेकर ऐसा निशाना साधते हैं कि तीर सीधे विरोधी खेमे के बीच जाकर गिरता है। भारतीय जनता पार्टी की बम्बई सरकार ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त किया। अमित शाह ने सोमवार को कर्नाटक में अपनी हर सभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। तुमकुर, हावेरी और बेंगलुरु की सभाओं में शाह का अंदाज पुराना था, लेकिन निशाना नया था। हमने उसको समाप्त कर दिया है। वो गैर संवैधानिक था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और हमने SC, ST और भोकलिका लिंगायत का रिजर्वेशन बढ़ाने का काम करा। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में पिछले 4 दशकों से चली आ रही सियासी परिपाटी बदलने के लिए एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफानी रफ्तार से चुनावी सभाएं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी रफ्तार से गृह मंत्री अमित शाह भी रैलियां कर रहे हैं। हाल ही में जब अमित शाह कर्नाटक के बेलगावी में रैली कर रहे थे, तो वहां उन्होंने सूबे की लड़ाई को डबल इंजन सरकार बनाम रिवर्स गियर सरकार के रूप में पेश किया। एक और डबल इंजन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो दूसरी ओर रिवर्स गियर सरकार है। एक कांग्रेस की सरकार बनी ना, तो कर्नाटक का विकास रिवर्स गियर में पड़ने वाला है। मेरी बात याद रखना मित्रों, ये जनरेशनल चेंज का चुनाव है और हम मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार सरकार बनाएंगे। अमित शाह की यह पुरानी चुनावी शैली है कि जब वो कोई मुद्दा उठाते हैं तो पब्लिक को उसका हर पहलू भी समझाते हैं। कर्नाटक के बेलगावी में भी अमित शाह ने यही किया। उन्होंने वंशवाद की राजनीति से लेकर तुष्टीकरण तक का मुद्दा उठाया और उसके साइड इफेक्ट से सावधान भी किया। कांग्रेस घटती में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। मित्रों, आप चाहते हैं PF5 पर से बैन उठ जाए? चाहते हैं क्या? चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी कहती है PF5 पर बैन लगाने की जरूरत नहीं थी। कर्नाटक में अमित शाह के दंगे वाली बात पर सियासी बवाल भी मचा। विरोधी दलों ने हाय तौबा भी मचाया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से भी शिकायत की। अमित शाह के बयानों के बाद कर्नाटक की सियासी पिच पर विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ एक नया हथियार मिल गया। लेकिन अमित शाह ने कर्नाटक के विजयपुरा में ही एक रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। शाह ने कर्नाटक में आरक्षण के मुद्दे को तुरुप का पत्ता बताया, जिसे बाद में अपनी रैलियों में भी वो कांग्रेस के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी सरकार ने एक यहां धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर
ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जो सियासी पंडित गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी तरीके और उनकी रणनीति को बरसों से जानते हैं, वो ये मानते हैं कि अमित शाह एक तीर से कई निशाने लगाने में माहिर हैं। कर्नाटक के पिच पर भी वो यही कर रहे हैं। मकसद है कर्नाटक विजय। मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर बीजेपी ने एक तीर से 3 निशाने लगाए। कर्नाटक में साल 1994 में मंडल कमीशन की सिफारिशों के तहत मुसलमानों की कुछ जातियों को ओबीसी की श्रेणी में एक उप श्रेणी बनाकर शामिल किया गया था। इसके तहत मुसलमानों को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर 4% आरक्षण देने की बात की गई थी। बीजेपी ने 4% मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय में 2-2% बांट दिया। वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय का कर्नाटक में काफी दबदबा है। बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय को अपने पाले में करने के लिए सीधा दांव चला। लेकिन बीजेपी के तर्कश के मुद्दे और भी हैं, जिन्हें अमित शाह जैसे मजे हुए राजनेता चुनावी मैदान में विपक्ष पर दाग रहे हैं। पूरी दुनिया जिस प्रधानमंत्री का स्वागत करती है, हमारे नेता मोदी जी का स्वागत करती है, सम्मान करती है, एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विसेला सांप जैसे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी की तुलना सांप से करने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं क्या? बताइए, जिता सकते हैं? कर्नाटक में अमित शाह विरोधी दलों के बयानों को फ्रंट फुट पर रखते हुए करारा प्रहार तो कर ही रहे हैं। वो दक्षिण के चुनावी मैदान से विपक्ष को बार बार आगाह भी कर रहे हैं कि विरोधी दल पीएम मोदी पर जितना कीचड़ उठा लेंगे, कर्नाटक में उतना ही कमल खिलेगा। हाल ही में हुबली से अमित शाह ने विपक्ष को ललकारते हुए उसके लिए संभावित नतीजों का भी ऐलान कर दिया। कि मोदी जी को जितनी गाली बोलोगे, कमल इतना ज्यादा जोर से खिलकर बाहर आए। हमारे उदासी जी ने ठीक कहा, धूल आपके चेहरे पर जमी है, आईने को साफ कर कर कोई फायदा नहीं है, चेहरा साफ कर दो। मगर इनके पास तो चेहरा ही नहीं है। अमित शाह केंद्र में मोदी सरकार बनने से पहले ही बीजेपी की विजय के सारथी रहे हैं। यह सिलसिला 1980 के दशक के अंतिम वर्षों से शुरू हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से सियासी सफर शुरू करने वाले अमित शाह ने पहले गुजरात में जमीन बनाई। जी तोड़ मेहनत की क्षमता, समर्पण और अनुशासन के बूते वो सफलता की सीढ़ियां चढ़े। फिर वो गुजरात में विधायक बने। गुजरात के मोदी सरकार में उन्हें गृह मंत्रालय का अहम जिम्मा मिला। नरेंद्र मोदी ना शासन में एक पण घटना नहीं थई, एक पण ईजा नहीं थई, एक पण मृत्यु नहीं थई। माननीय अध्यक्ष श्री શું આરોપો કરે છે? 2000 का ये वही दशक था जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी अटूट बनी। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बतौर उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह ने जो करिश्मा किया, उसने उन्हें देश की राजनीति के चाणक्य का तमगा दिया। इस कामयाबी के बाद उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष पद की कमान संभाली और बीजेपी को इलेक्शन इंजीनियरिंग का बेताज बादशाह बना दिया। अमित शाह सियासत की हवा भांपने, बीजेपी की जीत की रणनीति और दिशा तय करने के माहिर हैं। लोकसभा चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों तक उनके सटीक आकलन को विजयवाणी माना जाता है। कर्नाटक में कैंपेनिंग के समय TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर भी उन्होंने डंके की चोट पर कर्नाटक में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने की बात की। गृह मंत्री जी, आप काफी दिनों से प्रचार प्रसार में लगे हैं, क्या माहौल है? आप तो नब्ज टटोलने में माहिर हैं। निश्चित रूप से यहाँ पूर्ण बहुमत की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, भाजपा की सरकार बनने जा रही है।
जितने सर्वे लोग कर रहे हैं वो सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुमत में आ रही है, बीजेपी कमजोर हालत में। हर बार चुनाव के शुरुआत में वो कांग्रेस को जीतता हुआ बताते हैं, बाद में नेक टू नेक फाइल बताते हैं और अंत में हम जीते। अमित शाह चुनावी पिक्चर के बड़े शाहकार यूं ही नहीं माने जाते। चुनावी सर्वे एक तरफ और शाह का फॉर्मूला एक तरफ, लेकिन कर्नाटक चुनाव में इस बार जबरदस्त ध्रुवीकरण की फिजा दिख रही है। हालांकि जीत का निर्णायक फैक्टर क्या होगा, इसका संकेत भी अमित शाह ने TV9 भारतवर्ष को एक सियासी सवाल के जवाब में दे दिया। इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोगों को यहाँ पे लाया जाता है और स्टार कैंपेनर बनाया जाता है, जो अतीक अहमद और यहाँ पे गर्दन काटने की बात कहते हैं। वो बात छोड़िए, या मुस्लिम आरक्षण कर पिछड़ों के, दलितों के, ट्राइबल्स के, लिंगायत और वोकलिका के अधिकारों को भी छीन लिया। कांग्रेस की नीति है तुष्टीकरण की। हम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए PFI पर बैन लगाए हैं और हमने यहाँ पर गैर संवैधानिक मुस्लिम आरक्षण को भी समाप्त किया। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर BPL परिवारों को हर दिन आधा लीटर दूध फ्री में देने का वादा किया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को हर साल 3 गैस सिलेंडर फ्री देने से लेकर बेघरों के लिए 10 लाख मकान देने का वादा किया। बीजेपी को जीत के लिए अपने विकास मॉडल का भरोसा है। गृह मंत्री अमित शाह भी कर्नाटक में अपनी हर चुनावी रैली में लगातार बीजेपी के विकास मॉडल का जिक्र कर रहे हैं, तो वही कांग्रेस की सरकारों की खामियों को भी गिना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जब भी कर्नाटक में आई, उसने कर्नाटक के गरीबों की चिंता नहीं की, कर्नाटक के किसानों की चिंता नहीं की, कर्नाटक के विकास की चिंता नहीं की, कर्नाटक के सुरक्षा की चिंता नहीं की। इन्होंने केवल और केवल दिल्ली कांग्रेस का ATM बनकर यहां से धन दिल्ली पहुंचाने की चिंता की। कर्नाटक में मतदान 10 मई को होना है। 224 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव एक ही चरण में होगा। चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे, लेकिन इस बीच अमित शाह ने ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो करके विपक्ष के किले को कर्नाटक में पूरी तरह ध्वस्त कर देने का लक्ष्य रखा है। लेकिन क्या अमित शाह की सभाओं में उमड़ रही भारी भीड़ वोटों में भी तब्दील हो पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।